नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ है हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज दो देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अब शब्दों के प्रयोग पर भड़की भाजपा। कहा, गाली वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मामले में गठित न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी 450 पन्नों की रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी में कमी और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का रिपोर्ट में जिक्र। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ और बारिश से हालात खराब। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जनधन के 11 वर्ष पूरे। अब तक 56 करोड़ से अधिक लोगों के खोले गए बैंक खाते। 56% महिला लाभार्थी। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात दो देश जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। देखिए टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। दुनिया के दो सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल एफडीआई का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges
in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 2 दिनों की जापान यात्रा पर जा रहे हैं। ये दौरा भारत जापान रिश्तों को नई मजबूती देने के साथ साथ एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस यात्रा के महत्व पर जापान के संसद से देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिनों की यात्रा पर 29 अगस्त को यहां पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जापान की संसद के सामने, जिसे यहां डाइट कहा जाता है। जापान में प्रधानमंत्री का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहम है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 15वीं शिखर वार्ता होनी है भारत और जापान के बीच में। 2022 के बाद कोई भी शिखर वार्ता नहीं हो पाई है। 2023 में G20 की वजह से नहीं हो पाई। 2024 में दोनों देशों में चुनाव थे, लेकिन अब दोनों ही देश जब एक बार फिर मिल रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2014 में जो स्पेशल जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में बने हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। जो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत और जापान के बीच में कैसे कारोबारी संबंध बनाया जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक बहुत ही स्पेशल बैठक करने वाले हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जापान अगले 10 वर्षों में भारत को एक मेगा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करने जा रहा है इसी दौरान, जिसका खुलासा हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब भी प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर होते हैं तो वो जापान के राजधानी टोक्यो के बाहर किसी शहर में जाते हैं। इस बार वो सेंडाई की यात्रा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ के स्पेशल बुलेट ट्रेन जिसे कहा जाता है उसमें यात्रा करके सेंडाई जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोनों ही देश और ज़्यादा करीब आएंगे। जिस तरह से सेमीकंडक्टर एक उभरता हुआ क्षेत्र बन रहा है, उसमें भारत और जापान की जो कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही महाशक्तियाँ क्या कुछ निर्णायक फैसला लेती हैं, क्योंकि जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और टोक्यो की धरती से तो यही संदेश निकलने वाला है कि ये समय संरक्षणवाद का नहीं है, ये समय है सबको साथ लेकर के चलने का। कैमरामैन नलिन ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय का मानना है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भारतीयों को लेकर के जापान का नजरिया बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित हैं और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है। साथ ही संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में आज़ादी से अब तक जिले की आबादी और तुष्टीकरण की नीति और दंगों के चलते उसमें आए बदलाव को बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के समय संभल में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे। वर्तमान में 85% मुस्लिम और 15 से 20% ही हिंदू बचे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों के चलते जनसंख्या संतुलन में भारी बदलाव आया है। 1947 से लेकर 2019 तक 15 बड़े दंगे हुए। हर बार मुख्य रूप से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। कथित रूप से इस बार भी दंगे की योजना थी और बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र है। अवैध हथियार और नशे का धंधा फल फूल रहा है। हरिहर मंदिर से संबंधित मामला भी रिपोर्ट में है। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा हंगामा करने को लेकर भी भाजपा नेता संबित पात्रा ने जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2012 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। खुद स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। बिहार से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता
मंच से, माइक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब भाजपा विपक्ष पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि यह भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित पूरे इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राजद कांग्रेस के चुनावी मंच से आई ये घृणित टिप्पणी बिहार सहित पूरे देश के हर उस भारतीय का अपमान है जो अपनी मां को ईश्वर तुल्य मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार को अपमानित करने वालों को बढ़ावा देने के बाद अपने निजी आक्रोश और नफरत में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माताजी के खिलाफ ऐसी भाषा इन नेताओं और दलों की खोखली मानसिकता और चरम निराशा का प्रमाण है। लगातार जनता से आशीर्वाद और समर्थन न मिल पाने की हताशा अब इन नेताओं की भाषा और आचरण से साफ झलक रही है। बिहार की जनता सब देख रही है। पहले बिहार को अपमानित करने और अब प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर इस असंवेदनशील और अमर्यादित व्यवहार का जवाब जनता अपने वोट की चोट से देगी। भारत और बांग्लादेश की सीमा रक्षक बलों के बीच 56वीं महानिदेशक स्तर की सीमा समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन 25 से 28 अगस्त तक ढाका में किया गया। इस बैठक में दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के बीच सहयोग और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर लंबित विकास कार्यों पर बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना शामिल है। साथ ही दोनों पक्षों ने सीमा बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर चर्चा की, जिसमें सीमा स्तंभों का निर्माण और नदी तटों का संरक्षण शामिल है। दोनों पक्षों ने समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी सहमति व्यक्त की। अगला महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। छप्पनवीं महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन भारत बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों के बीच 56वीं महानिदेशक बैठक 25 से 28 अगस्त तक ढाका में हुआ। सम्मेलन का आयोजन जैसा कि हमने आपको बताया, और आपको बता दें कि दोनों देशों की सीमा रक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर संपन्न सर्वदलीय बैठक में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने को लेकर चर्चा हुई। दरअसल ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण पर प्रगति रिपोर्ट भेजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उस पर 27% आरक्षण लेने को तैयार हैं। कोर्ट ने निर्णय लिया है कि 22 सितंबर से इस पर डे टू डे सुनवाई करेगी। हम सब चाहते हैं जो 13% बचे हुए विद्यार्थी हैं इनको भी लाभ मिले। हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस
भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। दिल्ली की दक्षिण जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो चोरी और लूट में लगे बदमाशों से मोबाइल फोन खरीदकर उन्हें कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश तक तस्करी किया करते थे। इस कार्रवाई में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 294 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। बरामद फोन में से 45 एफआईआर से और 30 लॉस्ट रिपोर्ट से जुड़े पाए गए हैं। गिरोह के तार बांग्लादेश में मौजूद रिश्तेदारों और संपर्कों से जुड़े पाए गए। किस तरह पुलिस इस गिरोह तक पहुंची, इस बारे में दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने खास बातचीत की। बात करेंगे कि किस तरह से ये गिरोह काम करता था। सर, पूरा क्या मामला था, किस तरह से इंटरस्टेट से लेकर के बांग्लादेश तक इनके तार जुड़े? हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो अपनी चोरियां थी पे पॉकेटिंग पे उस पर काम करना स्टार्ट किया है। तो हमें मालूम चला कि एक 5 लोगों का ग्रुप घूमता है जो बसेस को टारगेट करता है, लोगों को टारगेट करता है और चोरी करता है। तो उस पर फर्दर इनको पकड़ा गया 5 लोगों, तो इनसे लगभग 40 का मोबाइल रिकवर करे गए। फिर हमने फर्दर तफ्तीश की तो मालूम चला मोबाइल जाते कहाँ हैं। तब मालूम चला कि मोबाइल यहाँ से वेस्ट बंगाल भेजे जाते हैं, वहाँ से फर्दर बांग्लादेश भेजे जाते हैं। तो इसमें एक मोहम्मद मुजाहिर करके हमने आदमी पकड़ा, जो आदमी यहाँ से मोबाइल इकट्ठे करता था और हर बार लगभग 20 दिन में एक बार ट्रिप लगाता है, कलकत्ता जाता है। वहाँ पे उसे मोहम्मद खालिद नाम का आदमी मिलता है, जो उस मोबाइल्स को बांग्लादेश पहुँचाता है। इस एक पूरे प्रक्रिया की इम्पोर्टेंस ये है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल ने एक स्टार्ट करा हुआ है, CR पोर्टल स्टार्ट करा हुआ है, जिसके थ्रू चोरी के मोबाइल, स्नैचिंग मोबाइल सब जो हैं वो ब्लॉक करे जा सकते हैं। IMI ब्लॉक किया जा सकता है। जब भी वो मोबाइल चलेगा तो हमें यूज़र को मालूम चलेगा, पुलिस को मालूम चलेगा, बट उसको यूज़ नहीं कर सकता है यूज़र उसके बाद। इसी पूरी प्रक्रिया को डॉज करने के लिए इन्होंने स्मगल करके यहाँ मोबाइल्स यहाँ से बांग्लादेश लगभग आधे प्राइस से पहुँचाए हैं, जो कि बांग्लादेश में फर्दर यूज़ हो रहे हैं। कितने टोटल अभी तक आपने बीते दिनों में रिकवर किए हैं और हैंडओवर किए हैं? टोटल हमने लगभग 8 लोग पकड़े हैं, 8 लोग अरेस्ट किए हैं। इनसे टोटल 300 कैसे मोबाइल हमने रिकवर कर लिए हैं। इसमें से 30 प्लस मोबाइल हम लिंक कर चुके हैं अपनी चोरियों से, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट both in terms of measuring the work that is happening on employment and also in terms of deriving what further policy changes that we need to look into. And ensure that as we traverse the path towards the Viksit Bharat 2047, we also ensure that we are measuring this growth as we move towards that. And with these words, once again, thank you all. बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकवादियों से संबंधित एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है कि चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये 3 आतंकवादी हैं जिनके फोटो जारी किए गए हैं। हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला है, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का और हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है। और ये तीनों आतंकवादी किसी बड़ी और अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा इनकी तस्वीर जारी की गई है बिहार पुलिस की तरफ से। और चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को भी सतर्क और जागरूकता उनकी बढ़ाई जाए। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं और नेपाल की बॉर्डर के रास्ते से ही इन्होंने भारत में प्रवेश किया।
महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये एनकाउंटर गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा के पास हुआ। गढ़चिरौली पुलिस की एंटी नक्सल कमांडो फोर्स C60 की यूनिट और CRPF की क्विक एक्शन टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों ओर से लगभग 8 घंटे तक रुक कर मुठभेड़ चलती रही, जिसके बाद 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली के शव को बरामद किया गया। मौके से एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल